संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज की वीडियो का विषय है संस्कृत का अभ्यास प्रश्न पत्र द्वितीय सत्र कक्षा 10वीं संस्कृत, जो 2 घंटे का है और अंक हैं इसके 40। प्रश्न पत्र में 6 पृष्ठ हैं एवं 9 प्रश्न हैं। सभी के उत्तर देने अनिवार्य हैं। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्नों के क्रमांक अवश्य लिखें एवं प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखें। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखें एवं प्रश्नों के निर्देश ध्यान से अवश्य पढ़ें। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वर्णनात्मकाः प्रश्नाः में सबसे पहले अपठित अवबोधनम, न पठितः इति अपठितः, जो आपने पहले ना पढ़ा हो वही आपका अपठित अवबोधन होता है। तो प्रश्न 1, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। इसका मतलब है नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। मतभेदस्य विरोधस्य वा अभावः एकता इति कथ्यते। एकतायाः अपरं नाम ऐक्यं संघटनं वा इत्यपि वर्तते। मतभेद और विरोध का ना होना ही एकता इस प्रकार कहते हैं। एकता का दूसरा नाम ऐक्यम एक होना, संघटनम मिलजुल करके रहना इस प्रकार कहा जाता है। मनुष्याणां सांसारिक जीवनस्य कृते एकता महान् लाभकारी गुणः अस्ति। यदि जगति मनुष्येषु एकता न भवेत् तर्हि तेषाम् एकदिनस्यापि जीवनं कठिनं भविष्यति। अर्थात मनुष्यों के सांसारिक जीवन के लिए एकता एक महान लाभकारी गुण है। यदि जगत में मनुष्यों में एकता न हो तो एक दिन रहना भी जीना भी कठिन हो जाएगा। एकतायां महती शक्तिः वर्तते। यत् कार्यम् एकेन जनेन न कर्तुं शक्यते तत् बहूनां व्यक्तीनां सम्मिलितेन प्रयासेन सुगमतया भवति। वर्तमान समये एकतायाः महान् अभावः अस्ति। एकता में बहुत शक्ति है। जिस कार्य को एक व्यक्ति नहीं कर सकता वह बहुत लोगों के सम्मिलित होने के प्रयास से आसानी से हो सकता है। वर्तमान समये एकतायाः महान् अभावः अस्ति। परिवारे, समाजे, देशे तथा सम्पूर्णे संसारे सर्वत्रैव अनेकतायाः मतभेदस्य च भयंकरः झंझावातः परिदृश्यते। वर्तमान समय में एकता का महान अभाव देखा जाता है। परिवार में, समाज में, देश में तथा संपूर्ण संसार में ही इसके अनेक मतभेद और भयंकर झंझावात देखे जाते हैं। एतस्य प्रधानं कारणं केवलं स्वार्थपरता एव अस्ति। सर्वे स्वकीयमेव हितं पश्यन्ति न अन्येषाम्। अतः एकतायाः स्थापनाय परस्परं स्नेह सौहार्द्य वर्धनाय च स्वार्थसाधनेन सहैव परेषामपि स्वार्थरक्षणाय ध्यानदानं परमावश्यकं वर्तते। परोपकारः एव मानवस्य विशिष्टं गुणं वर्तते। परोपकारहीनः मानवः पशु कथ्यते। इसका प्रधान कारण है केवल स्वार्थी होना। सभी लोग केवल अपना फायदा देखते हैं। इसीलिए एकता की स्थापना के लिए परस्पर मिलजुल करके स्नेहपूर्वक रहें और दूसरों के सुख में अपना सुख देखें। परोपकार मानव का विशिष्ट गुण है। परोपकार के बिना मानव पशु के समान है, इस प्रकार कहा जाता है। एक पदेन उत्तरता, एक पद में एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कस्यां महती शक्तिः वर्तते। एकतायां। दूसरा प्रश्न के स्वकीयमेव हितं पश्यन्ति। उत्तर है सर्वे। तीसरा प्रश्न है किम मानवस्य विशिष्टं गुणं वर्तते। उत्तर है परोपकारः। आगे पार्ट 1 का आ पूर्ण वाक्येन लिखता, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, एकतायाः अपरं नाम किं वर्तते। पहले का उत्तर है एकतायाः अपरं नाम ऐक्यं संघटनं वा इत्यपि वर्तते। प्रश्न नंबर 2, कुत्र अनेकतायाः मतभेदस्य च भयंकरः झंझावातः परिदृश्यते। उत्तर है परिवारे, समाजे, देशे तथा संपूर्ण संसारे
सर्वत्रैव अनेकतायाः मतभेदस्य च भयंकरः झंझावातः परिदृश्यते। प्रश्न नंबर 3, कः पशुः कथ्यते? उत्तर है परोपकारहीनः मानवः पशुः कथ्यते। भाग ई अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखता। उत्तर है इसका एकता अथवा संघटनम या और कोई उचित शीर्षक। यथा निर्देशम उत्तरता। द्वितीयम इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांशे प्रयुक्तम? उत्तर है अपरम। पश्यन्ति इति क्रियायाः कर्तृपदम गद्यांशम चित्वा लिखता। इसमें कर्तृपद छाटना है, वो है सर्वे। अनेकता इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखता। अनेकता का विपरीत शब्द हुआ एकता। परोपकारहीनः मानवः इत्यनयोः विशेषणपदं किम्? उत्तर है परोपकारहीनः। प्रश्न नंबर 2, रचनात्मकं कार्यं भवान् रामकुमारः आप रामकुमारः परीक्षायाः सिद्धता सम्बन्धे मित्रं प्रति लिखिते पत्रे रिक्तस्थानि पूरयित्वा पत्रं च पुनः उत्तरपुस्तिकायां लिखता। परीक्षा के सिद्धता के संबंध में मित्र के प्रति पत्र लिखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति मंजूषा को देख करके सम्यक स्थान में पूरित करना है और रिक्त स्थानों का सही उपयोग करते हुए प्रार्थना पत्र को पूर्ण करना है। प्रिय मित्र रमेशः नमो नमः, अत्र सर्वं कुशलं वर्तते। प्रिय मित्र रमेश नमो नमः, यहाँ सब कुशल मंगल है। बहुदिनेभ्यः भवतः पत्रं न प्राप्तवान। बहुत दिन हो गए तुम्हारा कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ। तत्र सर्वे कुशलिनः स्युः इति कामये आगामी मासे मम वार्षिक परीक्षा भविष्यति। वहाँ सब कुशल मंगल से है इस प्रकार की कामना करते हुए आगामी मासे अर्थात अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा होगी। अतः अहम नियमित रूपेण अध्ययनं कुर्वन् अस्मि। प्रतिदिनम् अहं प्रातः 5 वादने जागरणं कृत्वा नित्यक्रियां सम्पाद्य अध्ययनस्य आरंभं करोमि। इसीलिए मैं प्रतिदिन अध्ययन कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और नित्य क्रिया करने के बाद अध्ययन आरंभ करता हूँ। तथा रात्रौ 9 वादने शयनं करोमि, तथा रात्रि में 9 बजे मैं सोता हूँ। अहम प्रातः व्यायामं तथा सायं मित्रैः सह क्रीडाम अपि करोमि। मैं सुबह व्यायाम और शाम को मित्र के साथ क्रीड़ा खेल भी खेलता हूँ। सम्प्रति दूरदर्शनं न पश्यामि तथा इतस्ततः न भ्रमामि, व्यर्थं केनापि सह न आल्पामि। एवं प्रकारेण मम दिनचर्या अस्ति। अधिकाधिकम् अंकान् प्राप्तुं यथाशक्तिः अध्ययनं कुर्वन् अस्मि। अतएव सम्प्रति आवयोः मेलनं कठिनं वर्तते, किन्तु परीक्षानन्तरम् आवां मिलित्वा जन्तुशालां द्रष्टुं गमिष्यावः। आजकल ना मैं दूरदर्शन देखता हूँ, ना किसी के साथ व्यर्थ बातें करता हूँ। इस तरह से यह मेरी दिनचर्या है। अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति मैं अध्ययन कर रहा हूँ। इसीलिए मैं अभी हम दोनों का मिलन या हम दोनों नहीं मिल पाएंगे, परंतु परीक्षा के अनंतर, परीक्षा के बाद हम दोनों मिलकर के जंतुशाला अवश्य ही जाएंगे। पत्रं प्राप्य शीघ्रं स्वकीयं समाचारं पत्रमाध्यमेन प्रेषय। अधुना लेखनात् विरमामि, तव सुहृद अमितः। पत्र प्राप्त करते ही यथाशीघ्र अपना समाचार पत्र के माध्यम से मुझे भेजना। अब मैं लिखना बंद करता हूँ, आपका मित्र अमित। इस तरह से यह पत्र समाप्त होता है, जो मंजूषा की सहायता से भरा गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। चित्र को देख करके 5 वाक्यों का निर्माण संस्कृत में करें, वो भी मंजूषा की सहायता से। प्रश्न नंबर 3, प्रदत्त चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायाः सहायतया 5 वाक्यानि संस्कृतेन लिखिता। मतलब प्रदत्त चित्र को देख करके मंजूषा की सहायता से 5 वाक्यों का संस्कृत में निर्माण कीजिए। अस्मिन् चित्रे शाक विक्रेता अस्ति। प्रदत्ते चित्रे
एका बालिका वर्तते। चित्रेऽस्मिन् शाकाः फलानि च दृश्यन्ते। प्रदत्ते चित्रे एकः कुक्कुरः अपि अस्ति। चित्रे महिला हट्टात् शाकाः क्रीडाति। इस प्रकार चित्र को देख करके मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य बना लिए गए हैं। आप चाहे तो अपनी मर्जी से भी 5 वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुत्य लिखता। हिंदी या आंग्ल भाषा वाले वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाक्य है, राम अयोध्या के राजा थे, जिसको संस्कृत में कहेंगे रामः अयोध्यायाः राजा आसीत्। दूसरा वाक्य है, दिल्ली यमुना के किनारे है, जिसको संस्कृत में कहेंगे देहली यमुना तीरे अस्ति। तीसरा वाक्य है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिसका बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। चौथा वाक्य, दशरथ के 4 पुत्र थे, जिसका बनेगा दशरथस्य 4 पुत्राः आसन्। पांचवा वाक्य है, तुम कब घर जाओगे, जिसका बनेगा त्वं कदा गृहं गमिष्यसि। छठा वाक्य है, मोहन चोर से डरता है, जिसका बनेगा मोहनः चौरात् बिभेति। और अंतिम वाक्य है, कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, जिसका बनेगा कृष्णस्य जन्म कारागारे अभवत्। इस प्रकार से रचनानुवाद के 7 वाक्य यहाँ समाप्त होते हैं। अब देखते हैं अग्रिम 5वां प्रश्न। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। इसका अर्थ है, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दें। विचित्रा देवगतिः, अरे भाग्य भी विचित्र होता है। तस्याम् एव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतर प्रविष्टः। उसी रात उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रविष्ट कर जाता है। तत्र निहताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायिता, और वहाँ पर रखा हुआ एक संदूक को उठा करके वहाँ से भागने लगता है। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चोरशंकया तम अन्वधावत् अगृह्णाच्च परम विचित्रम अघटयत्। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत चोरोयम चोरोयम इति। चोर के पैरों की ध्वनि सुन करके प्रबुद्ध अतिथि, वह जागा हुआ अतिथि, चोर शंकया, चोर की शंका से उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। पर वहाँ पर कुछ विचित्र ही घट जाता है। चोर ही ऊंचे ऊंचे शब्दों में चिल्लाने लगता है, अरे यह चोर है, यह चोर है। इस प्रकार से तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा भर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथिं चोरोयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। उसके ऊंचे ऊंचे स्वर के चिल्लाने की वजह से जो जागे हुए ग्रामवासी थे वह अपने घर से निकल करके वहां पर आ जाते हैं और उस बेचारे अतिथि को ही चोर मान करके भर्त्सना उसके शुरू कर देते हैं। यद्यपि गांव का आरक्षी मतलब गांव का चौकीदार ही चोर है, परंतु उसी क्षण पुलिस वाले उस अतिथि को यह चोर है इस प्रकार से मान करके कारागृह में डाल देते हैं। एक पदेन उत्तरता, एक पद में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का विचित्रा अस्ति। पहले का उत्तर है दैवगति। दूसरा प्रश्न है कदा चौरः गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः। इसका उत्तर है रात्रौ। प्रश्न नंबर 3 चौरस्य पादध्वनिना कः प्रबुद्धः। इसका उत्तर है अतिथि ही। प्रश्न नंबर 5 का भाग आ पूर्ण वाक्येन उत्तरता, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है
चौरोयम चौरोयम इति कः क्रोशितुम् आरभत। इसका उत्तर है, प्रश्न 1 का उत्तर है चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत चौरोयम चौरोयम इति। प्रश्न नंबर 2, वराकम् अतिथिमेव चौरं मत्वा के अभर्त्स्यन्। इसका उत्तर है, प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा अभर्त्स्यन्। प्रश्न नंबर 3, रक्षापुरुषः तम् अतिथिं कुत्र प्राक्षिपत्। उत्तर है, रक्षापुरुषः तम् अतिथिं कारागृहे प्राक्षिपत्। तो चलो अब प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। इसका मतलब है, पद्यांश को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते। श्लोक में विद्वानों की ही आँखें कीर्ति की पात्र होती हैं, अर्थात उनकी ज्ञान रूपी चक्षु ही चक्षु मानी जाती हैं। बाकी सबके चेहरों पे ये आँखें केवल नाम मात्र की होती हैं। तो सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरता, एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, अस्मिन् लोके के चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। उत्तर है, विद्वांसः। प्रश्न नंबर 2, केषां वदने चक्षुर्नामनीमते। इसका उत्तर है, अन्येषाम्। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, नेत्रम इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः पद्यांशे प्रयुक्तः। इसका उत्तर है, चक्षुः। पूर्ण वाक्येन उत्तरता, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न में लोकेस्मिन् विद्वांसः चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगाना भूल गए हैं, जो या तो विद्वांसः की जगह पर के आएगा या चक्षुष्मन्तः की जगह कीदृशः। उत्तर यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, लोकेस्मिन् विद्वांसः चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। प्रश्न नंबर 2, लोके अन्येषां जनानां वदने नाममात्रं किं भवति। यहाँ पर उत्तर पूरा यही रहेगा, लोके अन्येषां जनानां वदने नाममात्रं चक्षुः भवति। किम की जगह पर चक्षुः आ जाएगा तो उत्तर पूर्ण हुआ। प्रश्न नंबर 3, विद्वांसः कुत्र चक्षुष्मन्तः कथिताः। इसका उत्तर है, विद्वांसः लोके चक्षुष्मन्तः कथिताः। उत्तर यह है इसका, विद्वांसः कुत्र की जगह पर आ जाएगा लोके, चक्षुष्मन्तः कथिताः। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। अर्थात नीचे लिखे गए नाट्यांश के आधार पर उसको पढ़ करके दिए हुए प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले वानर का संवाद है, सागर्वम अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराजपदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। वानर का संवाद गर्व के साथ, इसलिए कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ वनराज के पद के लिए। जल्द ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन्य के जीव तत्पर हो जाएं, अर्थात तैयार हो जाएं। मयूर का संवाद है, अरे वानर तूष्णीं भव कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटम् इव शिखां स्थापयित्वा विधात्रा एवाहं पक्षिराजः कृतः अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणापि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु। अधुना यतः कथं कोऽप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। मयूर का संवाद है, अरे वानर चुप बैठ, कैसे तू वनराज पद के लिए योग्य हो सकता है। देखो देखो मेरे सर पे तो पहले से ही मुकुट जैसा स्थापित करके विधाता के द्वारा ही मुझे पक्षीराज घोषित कर दिया गया है, इसीलिए
मुझे ही पक्षीराज के रूप में सभी लोग देखने के लिए सज्ज हों। मेरे अलावा कौन है जो पक्षीराज बनने के लिए योग्य है? निर्णय करें अन्यथा क्षमा करें। का कहा साव्यंग्यम अरे अहि भुक् नित्यातिरिक्तम का तव विशेषता यत्वाम वनराजपदाय योग्यम मन्यामहे वयम मयूरः यतः मम नित्यम तो प्रकृते है आराधना। काक कहता है व्यंग के साथ, अरे अहि भुक्, नाचने के अलावा क्या विशेषता है तेरे में जो तेरे को वनराज बनाई जाए? तो मयूर कहता है क्योंकि मेरे नाचने से तो प्रकृति की आराधना होती है। पश्य पश्य मम पृच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम पृच्छान उद्घाट्य नृत्यमुद्रायां स्थितः सन् नाकोपि त्रैलोक्य मत्सदृशः सुन्दरः वन्यजन्तूनाम् उपरि आक्रमणं कर्तरि तु अहं स्वसौन्दर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय। इस प्रकार से यह संस्कृत का नाट्यांश का अंश पढ़ करके मैंने आपको सुनाया है। तो चलो अब आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरता अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना इति कः वदति? इसका उत्तर है मयूरः। प्रश्न नंबर ख कः सागरवं वदति? उत्तर है वानरः। प्रश्न नंबर ग का कः कस्मै व्यंग्यं करोति? उत्तर है वानराय। आगे आ पूर्ण वाक्य न उत्तरता अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है कस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना? उत्तर 1 मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना इति। प्रश्न संख्या 2 मयूरस्य शिरसि राजमुकुटम इव किम अस्ति? उत्तर 2 मयूरस्य शिरसि राजमुकुटम इव शिखा अस्ति। प्रश्न नंबर 3 वानरः किमर्थं वन्यजीवान् तत्परान् भवितुं कथयति? उत्तर है इसका वानरः राज्याभिषेकाय वन्यजीवान् तत्परान् भवितुं कथयति। यहाँ पर किमर्थम के स्थान पर राज्याभिषेकाय आएगा और बाकी का प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर देगा। जब किमर्थन के स्थान पर राज्याभिषेक लिखेंगे तो बाकी बनेगा वानरः राज्याभिषेकाय वन्यजीवान् तत्परान् भवितुं कथयति। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 नाट्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह आपका समाप्त होता है। तो चलो अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। अब इस श्लोक के माध्यम से अन्वय बनाएंगे और अन्वय बनाने के लिए हमें मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की सही पूर्ति करने से इसका अन्वय बन जाएगा और इसका अर्थ प्रकट होगा। तो ध्यान रखें मंजूषा की सहायता से जो सम्यक इसका विकल्प होगा उसको उचित स्थान पर भर करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलो आओ देखते हैं इसको। यथा चित्ते समत्वं भवति तथा वाची अवक्रता भवेत्। महात्मानः तम एव तथ्यतः अवक्रता इति आहुः। इस प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति करने से अन्वय प्रकट हो गया, जो इस प्रकार है यथा चित्ते समत्वं भवति तथा वाची अवक्रता भवेत्। महात्मानः तम एव तथ्यता अवक्रता इति आहुः। अथवा मंजूषायाः साहाय्येन श्लोकस्य भावार्थे रिक्तस्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। इसका मतलब है कि मंजूषा की सहायता से श्लोक के भावार्थ को रिक्त स्थान के माध्यम से पूरा करके पुनः लिखें। त्यक्त्वा धर्म प्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत्
परित्यज्य फलं पक्वं भुक्ते पक्वं विमूढ़धीः। अर्थात जो व्यक्ति धर्म प्रदान बातों को छोड़ करके अन्य किसी बातों में लगा रहता है, वह व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही है जो पके हुए फलों को छोड़ करके कच्चे फलों का सेवन करता है। उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी है। भावार्थः यह मनुष्यः धर्मयुक्तां वाणीं त्यक्त्वा धर्मविरुद्ध कठोरवाण्या व्यवहारं करोति सः तादृशः अज्ञानी भवति यथा कश्चन मधुरं पक्वं परित्यज्य अपक्वं फलं खादति। अर्थात सर्वदा सत्यं मधुरं प्रियं चैव वक्तव्यम्। यह इसका भावार्थ है। यह मनुष्यः धर्मयुक्तां वाणीं त्यक्त्वा धर्मविरुद्ध कठोरवाण्या व्यवहारं करोति सः तादृशः ज्ञानी भवति यथा कश्चन मधुरं पक्वं परित्यज्य अपक्वं फलं खादति। अर्थात सर्वदा सत्यं मधुरं प्रियं चैव वक्तव्यम्। प्रश्न संख्या का अंतिम प्रश्न अधोलिखित कथांशं समुचित क्रमेण लिखत। इसका मतलब है नीचे लिखे हुए कथांश को सही क्रम में लिखें जिससे कि कथा का सारांश आपको स्पष्ट हो सके। तो याद रखें कि यहाँ पर कथांश के वाक्यों को आगे पीछे या अशुद्धि क्रम में लगाया गया है। आपको बिल्कुल सार्थक या समुचित आपको विकल्प रख करके कथा के सारांश को मिलाना है। जैसे कथा का क्रम होता है उसी तरह से लगा करके इसके सारांश को सार्थक बनाना है। तो चलो देखते हैं आज का 9वां प्रश्न जो अंतिम प्रश्न है। पहला वाक्य बनेगा कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। अर्थात किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके कुछ पैसों का अर्जन किया, उपार्जन किया। दूसरा वाक्य होगा तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः। उस पैसों के द्वारा उसने अपने पुत्र का किसी महाविद्यालय में प्रवेश देने में सफल हो गया। तीसरा वाक्य है एकदा स पिता तनूजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुम च प्रस्थितः। एक बार की बात है, पिता ने जब अपने पुत्र के रुग्णता के बारे में सुना तो व्याकुल हो गया और उसको देखने के लिए चल दिया। परमर्थ कार्स्येन पीड़ितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। बहुत गरीबी से पीड़ित होने के कारण वह बसयान को छोड़ करके पैदल ही चल पड़ा। पांचवा वाक्य है पदाति क्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। लगातार पैदल चलते हुए वह सायंकाल में अपने गंतव्य स्थान से दूर था। छठा वाक्य निशांधकारे प्रसिते विजने प्रदेशे पदयात्रा ना सुभावः। अब रात्रि के अंधकार में अकेले सुनसान रास्ते में जहाँ कोई व्यक्ति ना हो, ऐसी जगह पर यात्रा करना कल्याणकारी नहीं होगा। सातवां वाक्य एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कमचित् गृहस्थम् उपागतः। अर्थात इस प्रकार विचार करके वह पास के स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। आठवां वाक्य करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। मतलब करुणा पर उस गृहस्थ ने उस व्यक्ति को आश्रय प्रदान किया। इस प्रकार से यह समुचित क्रम से कथा का सारांश यहाँ दिया गया है, जो एक एक करके आपको क्रम से यहाँ समझाया गया है। इसी प्रकार से किसी भी कहानी को क्रम से लगाया जाता है। जैसे किसी ग्राम में एक लकड़हारा रहता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। फिर वह थका हारा हताश वहाँ बैठा रहा।
उसको हताश देख करके गंगा माता वहाँ प्रकट हुई। उसने उसको 3 कुल्हाड़ी उसके सामने रखी। उस लकड़हारे ने अपनी वाली लोहे की कुल्हाड़ी चुनी। अंत में उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर के गंगा माता ने उसको 3 कुल्हाड़ी उपहार सहित वापस कर दी। ठीक इसी प्रकार किसी भी कथा के सारांश को क्रम से ऐसे ही लिखा जाता है या बोला जाता है। तो कथा का सारांश यह हिंदी में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। इससे पहले मैंने संस्कृत में कथा का सारांश बताया था कि उसको क्रम से कैसे लिखा जाता है जिससे कथा का सारांश बिल्कुल सही लगे और सही क्रम में बन सके। तो ये था आपके सामने संस्कृत का 10वीं कक्षा का आदर्श प्रश्न पत्र। जल्द ही मेरी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम।